हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे करंट अफेयर्स वीडियो में। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है इंपॉर्टेंट। तो भारत में पहली 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया किस संस्थान ने विकसित की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केंद्र सरकार ने नेटग्रिड उसका नया CEO किसे नियुक्त किया है? संयुक्त राष्ट्र ने नया जलवायु प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तमिलनाडु में अगस्त मलाई हाथी रिजर्व उसे नोटिफाई किया गया है, किस जिले में है? और इम्पॉर्टेंट बात ही है, 5वां तमिलनाडु का हाथी रिजर्व हो गया है। केन्या के नए प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? मैप के थ्रू बताएंगे, जैसे मैं बताता हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लें। और हाँ, हम लोग ग्रुप डी का एग्जामिनेशन का जो रिव्यू है वो हम लोग लगातार कर रहे हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखना। सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर जाइए, देखिए, वहाँ अवेलेबल है। और करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने बताए थे वो सब भी आ रहे हैं, टकरा रहे हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण। भारत में पहली 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया किस संस्थान ने विकसित की है? या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह से कह सकते हैं कि किन संस्थानों के रिसर्चर्स ने भारत में पहली 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया विकसित की? आंसर का उपरोक्त सभी कौन कौन से? LV प्रसाद इंस्टीट्यूट, आई इंस्टीट्यूट, IIT हैदराबाद और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद। तीनों संस्थानों ने मिलकर इसे बनाया है और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में इम्पॉर्टेंट तौर पर इसे कवर किया गया है। ओके, पहली बार देश में 3D प्रिंटेड कॉर्निया ये डेवलप की गई है। हैदराबाद में इसे बनाया गया और जो कॉर्निया है वो सबसे पहले खरगोश की आंख में ट्रांसप्लांट किया गया, टेस्ट करने के लिए कि कैसा उसका स्थिति होती है। ओके, तो खरगोश की आंख में आप देख रहे हैं रिसर्चर्स हैं, और खरगोश की आंख में ये कॉर्निया को ट्रांसप्लांट किया गया। हालांकि ये जो प्रिंटेड कॉर्निया है वो मानव को भी लगाया जाएगा, लेकिन उससे पहले ये टेस्ट किया जा रहा है जानवरों पर। और जब सब कुछ देख लिया जाएगा कि इससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, ह्यूमंस को होने वाला है, तो फिर उसे ह्यूमन में भी ट्रांसप्लांट करने की बात होगी। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया जो है वो आँख का जो सबसे आगे का जो हिस्सा है वो वाला कहलाता है कॉर्निया। ओके, ये होता है कॉर्निया। और जो आई ट्रांसप्लांट होता है ना, जैसे कहते हैं कि आई डोनेशन हो रहा है, तो वही कॉर्निया है, ये लिया जाता है और फिर कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है किसी व्यक्ति में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे सबसे आगे वाला जो हिस्सा है वो कॉर्निया है। तो ये जो प्रिंटेड मानव कॉर्निया बनाया गया है वो पूरी तरह से बताया जा रहा है कि प्राकृतिक है, इसमें कोई सिंथेटिक कंपोनेंट नहीं है और जानवरों के अवशेष से मुक्त है ये। ओके, रिसर्चर्स का कहना है कि बायोमेट्रिक हाइड्रोजेल विकसित करने के लिए मानव आँख से प्राप्त जो डीसेलुलराइज्ड कॉर्नियल टिश्यू है उसी का उपयोग करके और स्टेम सेल का उपयोग करके ये कॉर्निया, आर्टिफिशियल कॉर्निया वो बनाया गया है 3D प्रिंटेड। और उपयोग 3D मानव कॉर्निया के सामग्री के रूप में स्टेम सेल, टिश्यू मैट्रिक्स इन सब का यूज़ करके वो 3D प्रिंट किया गया है। ओके, इंपॉर्टेंट बात है, कॉर्निया जो है वो आँख का एक पारदर्शी हिस्सा होता है जिस पर लाइट पड़ती है। ठीक है, लाइट जो होती है वो इसी पर आती है, यहाँ आती है, फिर इसके बाद अंदर होती है। और ये आँख का करीब 2/3 हिस्सा होता है, सामने वाला बाहर की ओर होता है। 3D प्रिंटेड जो कॉर्निया है वो आर्टिफिशियल कॉर्निया कह सकते हैं, लेकिन इसको बनाने के लिए ह्यूमन कॉर्नियल टिश्यू की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि अगर कोई डोनर है वो कॉर्निया दे रहा है तो उससे कई सारे 3D प्रिंटेड कॉर्निया बनाए जा सकते हैं और पहली बार ये किया गया है। ओके, कॉर्नियल डैमेज से क्या नुकसान होता है और क्यों कॉर्निया की ज़रूरत पड़ती है? तो देखिए, द हिंदू के रिपोर्ट के अनुसार कॉर्नियल डैमेज के दुनिया भर में अंधेपन का प्रमुख कारण है। कॉर्नियल जो डैमेज हो जाता है उसकी वजह से अंधापन सबसे ज़्यादा होता है। करीब 15 लाख से ज़्यादा अधिक नए मामले आते हैं जो कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, मतलब कॉर्निया डैमेज होने की वजह से लोग नेत्रहीन हो जा रहे हैं। तो ऐसे में जो 3D प्रिंटेड कॉर्निया है उसका उपयोग किया जा सकता है। और आपको पता होगा कि डोनर जो है बहुत कम हैं और देश में जो नेत्रहीन हैं जिनको कॉर्निया की ज़रूरत है वो बहुत संख्या ज़्यादा है।
तो ऐसे में ये हो सकता है कि अगर एक डोनर मिल रहा है तो उससे कई सारे 3D प्रिंटेड कॉर्निया बनाए जा सकते हैं, और जो ज़रूरतमंद हैं जिनकी लंबी कतार है लगी हुई कॉर्निया के लिए, तो उनको कॉर्निया वो मिल सकता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात ये रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये टीम है जिसने ये बनाया है, सक्सेसफुल काम किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने नेटग्रिड उसका नया CEO किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा पीयूष गोयल। ये पीयूष गोयल मंत्री वाले नहीं हैं, ये एक IAS अधिकारी हैं। तो उनको नेटग्रिड का CEO नियुक्त कर दिया गया है। 1994 बैच के नागालैंड कैडर के IAS अधिकारी हैं और होम मिनिस्ट्री में वो काम कर रहे थे। ठीक है, नेटग्रिड क्या है? वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही काम करता है, और 2008 में जो मुंबई में आतंकी हमला हुआ था उसके बाद इसको बनाने का प्रस्ताव हुआ था और ये बनाया गया। नेटग्रिड जो है वो एक इंटेलिजेंस सिस्टम है जो कि केंद्र सरकार के जो तमाम सिक्योरिटी एजेंसी है उन सबको डेटाबेस से जोड़ता है, और ये एक IT प्लेटफॉर्म के रूप में है। और उद्देश्य यही कि आतंकी गतिविधियों का पता लगाना और वो एक इंटरनल सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना, वहाँ से जो तकनीकी तौर पर, साइबर के तौर पर हम बहुत सारे इंटेलिजेंस का काम कर सकते हैं, वो है केंद्र सरकार के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल्स है ये नेटग्रिड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र का नया जलवायु प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ओके, कौन है नए जलवायु प्रमुख? आंसर होगा साइमन स्टील। ओके, ग्रेनेडा के ये साइमन स्टील हैं और संयुक्त राष्ट्र का नया जलवायु प्रमुख उनको नियुक्त किया गया है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। तो उन्होंने ये नियुक्ति की घोषणा की है, और ये नियुक्ति जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC उसके ब्यूरो ने ये अप्रूव किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। साइमन स्टील वो ग्रेनेडा जो एक कंट्री है उसकी सरकार में सीनियर मेंबर रह चुके हैं, वो जलवायु मंत्री भी रह चुके हैं वो। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तमिलनाडु में 5वां हाथी अभयारण्य यानी एलिफेंट रिजर्व, उसका नाम है अगस्त्य मलाई एलिफेंट रिजर्व, तो उसे नोटिफाई कर दिया गया है। तो किस जिले में स्थित है? आंसर होगा तिरुनेलवेली। ठीक है, तिरुवेलनेली, और ये 5वां है तमिलनाडु का। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, अगस्त्य मलाई लैंडस्केप। ओके, इम्पॉर्टेंट बात ही ये है। और तमिलनाडु सरकार ने अभी हाल ही में ही इसको नोटिफाई किया है केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद। तो टोटल 5 वहाँ पर हाथी रिजर्व हो गए हैं। कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। ये रहा तमिलनाडु प्यारे भारत में, और अगर हम बात करेंगे लिस्ट की तो ये रही लिस्ट। ये 5 जो हैं वो तमिलनाडु में हाथी रिजर्व है। इसके अलावा भी देश में कई सारे हाथी रिजर्व हैं, करीब 32-33 के आसपास हाथी रिजर्व हो चुके हैं। जिसे जो लिस्ट है केंद्र सरकार की जो वेबसाइट है उस पर 32 है, और ये एक और है, ये 33वीं हो जाती है। हालांकि एग्जैक्ट डेटा जो सरकारी वेबसाइट है उस पर नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए मैं अभी तो नहीं दे रहा हूँ पूरी लिस्ट, वरना मैंने पूरी लिस्ट भी तैयार की थी, लेकिन वो थोड़ा कन्फ्यूज़न है। केंद्र सरकार के मंत्री जो हैं अभी, जो पर्यावरण मंत्री हैं, कौन है? तो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। उनका कहना है कि टोटल 32 हाथी रिजर्व इस वक्त हैं। हालांकि उनकी लिस्ट में जो वहाँ पर उनकी सरकारी वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसमें जो पूरी लिस्ट दी हुई है उसमें 32 है, और ये 33वां ये नया वाला हो जाता है। हालांकि ये कन्फ्यूजन, तो इस वजह से मैंने वो लिस्ट नहीं दिया है। लेकिन ये तमिलनाडु के जो 5 हैं ये तो हैं: कोयम्बटूर हाथी रिजर्व, नीलगिरी हाथी अभयारण्य, अन्नामलाई हाथी रिजर्व, श्री विल्लपुथुर हाथी रिजर्व और अगस्त मलाई हाथी अभयारण्य। ओके, तो केंद्र सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट हाथी भी चल रहा है, केंद्र प्रायोजित योजना है, और हाथियों और उनके आवास और उनके गलियारे की सुरक्षा के लिए 1992 में शुरू किया गया था। तो ये सवाल हो सकता है, चूँकि हाथी रिजर्व घोषित किया गया है केंद्र सरकार की अनुमति के बाद तमिलनाडु सरकार के द्वारा, तो हो सकता है कि प्रोजेक्ट हाथी क्या है। तो ये 1992 में शुरू किया गया था, और हाथियों के आवास और गलियारे को सुरक्षित रखने के लिए वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से ये होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और इम्पॉर्टेंट है और मैप के थ्रू बताएंगे इसके बारे में। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स पीडीएफ अवेलेबल हो चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो 2021 का और 2022 का जनवरी से अगस्त तक का टोटल करंट अफेयर्स है और ये आप पा सकते हैं मेंबरशिप के जरिए। 1 ईयर का मेंबरशिप है, 1 साल का, और इसके थ्रू आपको मिलता है करंट अफेयर्स का पीडीएफ वीकली, मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली, और हर महीने अपडेट होता रहता है। 2 तरह के पीडीएफ मिलते हैं करंट अफेयर्स के। एक मिलते हैं जिसमें एमसीक्यू विद पूरा नोट्स होता है, डिटेल होता है, ताकि आप डिटेल में तैयारी करना चाहें तो उसके लिए, और एक होता है केवल क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन आंसर यानी 1 लाइनर, ताकि अगर फटाफट एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है तो आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये मिलता है आपको जो ऐप है सरकारी जॉब में उसके थ्रू। इसके अलावा मेंबरशिप के जरिए वीकली मॉक टेस्ट होता है एवरी संडे को, इस संडे को भी होना है करंट अफेयर्स का। एग्जाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज भी आज किया जाता है अलग अलग एग्जामिनेशन के सभी सब्जेक्ट के साथ, और डिस्काउंट है बुक्स पे और फ्री शिपिंग भी है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, आपके बहुत काम आएगा। हजारों स्टूडेंट इसका लाभ उठा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केन्या के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? आंसर होगा विलियम रूटो। ओके, केन्या के चुनाव आयोग ने इनको, जो वहाँ के उपराष्ट्रपति थे विलियम रूटो, अब तक उनको विजेता घोषित कर दिया है नए राष्ट्रपति के तौर पर। फोटोग्राफ ये रहा, केन्या कहाँ है एक बार ले चलते हैं आपको। ये रहा प्यारा भारत वर्ल्ड मैप में, और अब चलते हैं अफ्रीका महादेश की ओर। तो ये है अफ्रीका और उसी में यहाँ पर रहा ये केन्या। ठीक है, ये है केन्या। इसके आसपास की बात करेंगे देशों की तो सोमालिया है, इथोपिया है, साउथ सूडान, युगांडा और तंजानिया इसके पड़ोसी देश हैं, और ये समुद्र है इस तरफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। NABFID यानी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, उसके नए MD के तौर पर किसने ज्वाइन किया है? तो इसका आंसर होगा राजकिरण राय। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। ओके, तो ये नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट है। ये भारत सरकार का एक नया वित्तीय संस्थान है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, यानी DFI शॉर्ट में कहेंगे इसे, और इसकी अधिकृत पूंजी जो है वो 1 लाख करोड़ रुपए है। मुंबई में मुख्यालय है। देखिए अभी हाल ही में, यानी पिछले साल ही इसको बनाया गया है। होता यह है कि जब कोई कमर्शियल बैंक अर्थव्यवस्था के किसी खास सेगमेंट का ज़्यादा जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं होता है, लोन देने की स्थिति में नहीं होता है, तब DFI की स्थापना की जाती है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाती है। ओके, तो ये क्या करता है, ये फंडिंग करता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। ओके, तो इसका नाम क्या है? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ओके, जैसे कोई बहुत लंबे प्रोजेक्ट बनाने हैं, हाईवेज बनाने हैं बहुत बड़े बड़े, और उसके लिए फ़ंड चाहिए केंद्र सरकार को। लोन जो है वो कोई बैंक नहीं दे पा रहा है क्योंकि उसकी क्षमता से बाहर की चीज़ें, तो इसलिए इस तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। ठीक है, और राजकिरण राय जो MD बने हैं उनका फोटोग्राफ ये रहा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुल्तान अजलान शाह कप 2022 का आयोजन कहाँ पर होना है? आंसर होगा मलेशिया। ये मलेशिया में ही होता है और ये तय हो चुका है, नवंबर में आयोजित किया जाएगा। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अक्सर आते हैं। ठीक है, तो ये पुरुष हॉकी टूर्नामेंट होता है, वो 16 से 25 नवंबर तक मलेशिया में आयोजित किया जाना है। इपोह एक जगह है वहाँ पर। ओके, पिछले 2 साल से ये कप आयोजित नहीं हो रहा था क्योंकि कोविड-19 का असर था। आखिरी बार 2019 में हुआ था और अब 2022 में ये आयोजित होना है। इंटरनेशनल ये मेंस फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। 1983 में ये शुरू हुआ था, 2 साल पे आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने विनवैक्स 2022 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किस देश के साथ आयोजित किया? आंसर होगा वियतनाम। ठीक है, भारत ने अभी इसी महीने वियतनाम के साथ विनवैक्स 2022 ये बाईलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, और इसका आयोजन जो है चंडी मंदिर वहाँ पर आयोजित किया गया है। ओके, तो इसमें भारतीय सेना और वियतनाम पुलिस आर्मी उन दोनों ने हिस्सा लिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 14 अगस्त को। 14 अगस्त को ये राष्ट्रीय दिवस घोषित किया हुआ है। पहली बार 2021 में ये
घोषित किया गया था। उसके बाद हर साल ये मनाया जाता है। जो भारत का जो विभाजन हुआ था और पाकिस्तान बना, उस दौरान जो लोगों को कष्ट हुआ है, तो उसको याद करने के लिए। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस। ये वामपंथी का मतलब लेफ्ट हैंडर्स हुआ, तो इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 13 अगस्त को। बहुत सारे लोग होते हैं जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, लेफ्ट हैंड से काम करते हैं। आमतौर पर लोग राइट हैंड से काम करते हैं, तो कुछ लोग लेफ्ट हैंड से भी काम करते हैं। तो उसके लिए ये दिवस घोषित है, 13 अगस्त को मनाया जाता है। बाएं हाथ के व्यक्तियों के जो काम करते हैं उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, उसके लिए। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ये चैनल। कल मिलते हैं ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स के साथ।